आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मांग की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डिमांड, जो कि कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय का अध्याय 3 है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मांग की अवधारणा को समझेंगे। आखिर मांग क्या है और अर्थशास्त्र में इस मांग का क्या रोल है, क्या भूमिका ये मांग निभाता है। बच्चों, हम बाजार में जाते हैं, कई प्रकार की दुकान हमारे सामने रहती है, लेकिन हम विभिन्न वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं, लेकिन अधिकांशतः ये होता है कि हमारी इच्छा ही रह जाती है, हम उस वस्तु को खरीद नहीं पाते हैं। तो आखिर इस मांग को पूरा होने के लिए किन किन तत्वों को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे हम किसी हलवाई की दुकान के सामने से गुजरे हैं और जलेबी देखकर हमें जलेबी खाने की इच्छा हुई, परंतु बच्चों वो इच्छा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हमें उसको खरीदने के लिए हमारे पास साधन अर्थात मुद्रा, पैसा होना आवश्यक है। परंतु बच्चों, पैसों के साथ साथ उस मुद्रा को खर्च करने की तीव्रता भी होना आवश्यक है। एक बार मन में इच्छा होती है क्यों न जलेबी खा लें, फिर होती है कि आज तो जाने दें, अर्थात वहाँ हमारी मांग पूरी नहीं होती है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि हमारे पास पैसा होना चाहिए और उस पैसे को खर्च करने की तीव्रता होनी चाहिए, जिससे हम उस जलेबी को खरीद पाएँ और उसका उपभोग कर पाएँ। तो बच्चों, इस मांग को समझेंगे कि अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में मांग का क्या महत्वपूर्ण रोल है। जैसा कि आपने देखा होगा, कीमतों का निर्धारण, चूँकि कई बार सुना है जो कीमत का निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। उसके अंतर्गत हम देखेंगे मांग किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है, और ये भी देखेंगे आखिरकार मांग में किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। चलते हैं बच्चों आज की इस टॉपिक पर, मांग की अवधारणा। जैसा कि आपकी पुस्तक कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के अध्याय 3 में इसको सम्मिलित किया गया है, जिसमें हम बात करेंगे मांग। मांग में मुख्य रूप से हम 3 तत्वों को सम्मिलित करते हैं। आपकी स्क्रीन पर इससे संबंधित प्रश्न भी आएंगे, उनसे संबंधित आप अपना हल जरूर देवें। 3 तत्वों के अंतर्गत हम देखें वस्तु की इच्छा या आवश्यकता। मांग को पूरा करने के लिए या मांग के अंतर्गत आने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, कोई भी वस्तु हम खरीदना चाह रहे हैं उसकी हमारी इच्छा या आवश्यकता होनी चाहिए। जब तक हमारी इच्छा या आवश्यकता उस वस्तु से संबंधित नहीं होती है तो मांग के अंतर्गत शामिल नहीं होती है। अब जैसा कि मैंने अभी एक हलवाई की दुकान का उदाहरण बताया, जब पहली तो हमारी जलेबी देखकर हमें जलेबी खाने की इच्छा हुई, दूसरा वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास मुद्रा यानी पैसा होना आवश्यक है। जलेबी खाने की तो इच्छा हुई, लेकिन दूसरा मांग को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा होना अति आवश्यक है। तीसरा, वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा खर्च करने की इच्छा की प्रबलता होनी चाहिए। जैसा हम किसी कपड़े की दुकान से गुजरते हैं, कपड़ा यानी कोई भी ब्रांड का कपड़ा हम देखते हैं और मन में होता है कि ये कपड़ा क्यों न मैं खरीद लूँ, लेकिन इच्छा तो है, दूसरा उसमें बिंदु होना आवश्यक है। बच्चों, हमारे पास उसे खरीदने के लिए पैसा भी होना आवश्यक है। पैसा भी है, लेकिन पैसा को खर्च करने की प्रबलता भी होनी अति आवश्यक है। कई बार हम देखने को मिलता है, कपड़े की दुकान पर चला जाते हैं, विभिन्न प्रकार की कपड़े हम देख लेते हैं, लेकिन फिर वहीं से हम उठकर वापस आ जाते हैं बिना कपड़ा खरीदे। कहने का तात्पर्य यहाँ हुआ कि मुद्रा खर्च करने की जो इच्छा की जो तीव्रता है वो यहाँ कमज़ोर रहती है। तो मुख्य रूप से हम देखें इस मांग में 3 तत्व मुख्य रूप से हम सम्मिलित करते हैं। इच्छा या आवश्यकता, वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा और उसको खर्च करने के लिए प्रबलता भी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हम देखें कीमत, स्थान, समय को भी इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। बच्चों, वैसे आजकल ऑनलाइन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होने जा रहा है।
या हो रहा है, धीरे धीरे लोग ऑनलाइन की प्रवृत्ति अपना रहे हैं। उसके फलस्वरूप हम अब पूरा विश्व है, पूरा देश है, वो एक बाजार के रूप में क्रिया करता है। लेकिन पहले देखा जाता था कोई निश्चित स्थान होता था, एरिया होता था जहाँ कई प्रकार की दुकानें होती थी, वहीं से हम कोई वस्तु उपलब्ध कर पाते थे। लेकिन आजकल ऑनलाइन के माध्यम से हम घर बैठे कोई भी वस्तु अपने तक ले सकते हैं। समय का भी आजकल कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल हम देखें कि पहले समय भी महत्वपूर्ण है। आखिर इनको क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि अभी हमने इच्छा या आवश्यकता को देखा, खरीदने के लिए मुद्रा को देखा और मुद्रा खर्च करने की प्रबलता को समझा। अब ये तीन और क्यों शामिल किए गए हैं, इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब हमारे जैसा कि जलेबी का मैंने उदाहरण दिया है, तो हम ये देखें कि खेतों में चले गए हम और वहाँ कहें कि हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम जलेबी खाएं, तो कहने का निश्चित है कि हम जो हमारी मांग पूरी होगी वो एक निश्चित स्थान के अंतर्गत होगी। वो तभी पूरी होगी जब हम एक हलवाई की दुकान के सामने होंगे। समय भी होना चाहिए, जैसे रात को 1 बजे हमारी इच्छा हो गई जलेबी खाएं, तो उस समय हम उस जलेबी को प्राप्त नहीं कर सकते और निश्चित कीमत का होना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार हम देखें कि यहाँ तीन और इस मांग के अंतर्गत शामिल हमने कर लिया है, जिसमें कीमत, स्थान और समय को भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार मांग को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस मात्रा से है, कीमत दी हुई है, पहले से निश्चित है, मात्रा से है जो कि उसे नियत समय, निश्चित कोई समय पर उसे दी हुई कीमत पर खरीदा जाए, वो मांग होगा। खरीदा जाए इसका मतलब तीनों उसमें ऊपर वाले तत्व शामिल हो गए, क्योंकि खरीदेंगे कब? जब हमें उसमें इच्छा या उसकी आवश्यकता हो, हमारे पास पैसा हो और उस पैसे को खर्च करने की प्रबलता भी हो। तो ये तो उसके अंतर्गत, हम जब कोई वस्तु को खरीद रहे हैं तो तीनों उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। हम कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खरीदते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी न हो। ठीक है, इस प्रकार हमने इसकी परिभाषा देखी, बड़ी सरल सी परिभाषा है। कोई कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, वो क्या होगी? मांग होगी। अब इस मांग को हम दो आधार पर समझेंगे, एक होगी व्यक्तिगत मांग और एक हम पढ़ेंगे बाजार मांग। बड़ा सरल सा काम है, इसे हमें बड़ी सहजता से समझना होगा। यहाँ से बच्चों आपको वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है कि मांग में किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार हम आज अब बात करने जा रहे हैं व्यक्तिगत मांग पर। तो व्यक्तिगत मांग की बात करें तो बड़ा सरल सा काम है कि एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा जो दी हुई कीमत पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा है वो व्यक्तिगत मांग कहलाएगी। कोई भी एक उपभोक्ता होगा, जैसे हम उदाहरण में रखें कि राम है और राम के द्वारा जो वस्तु खरीदी जा रही है किसी कीमत पर, तो वो क्या होगी? व्यक्तिगत मांग कहलाएगी। बड़ा सरल सा काम है। इसके अलावा हम बात करें व्यक्तिगत मांग अनुसूची, तालिका, टेबल क्या होगी? तो किसी एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा की एक सारणी हम तैयार करें, उसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाएगी। यानी कोई एक उपभोक्ता, अभी मैंने एक राम की बात की, तो राम के द्वारा जो विभिन्न कीमत उस वस्तु की हो और उन कीमतों पर हम उसकी क्या क्या मात्रा खरीद रहे हैं उसको एक टेबल के अंतर्गत दर्शाते हैं, तो वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची होगी। बच्चों, जैसा कि हम सभी उपभोक्ता हैं, हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। और एक उपभोक्ता किस प्रकार से विवेकशील, रैशनल व्यवहार करता है, चूँकि हम जानते हैं किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम उस वस्तु का प्रयोग या उपभोग कम कर देते हैं, और अगर वस्तु की कीमत घटती है तो उसके उपभोग को हम बढ़ा देते हैं। तो ये आपके सामने एक तालिका आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो ये तालिका एक काल्पनिक तालिका है। हमने इसमें एक उपभोक्ता के व्यवहार को दर्शाया है कि किस प्रकार से एक उपभोक्ता व्यवहार करता है। जैसा कि यहाँ प्रति किलोग्राम कीमत
जो रुपए में दी रखी है, और कौन सी वस्तु है, आम। आम की मांगी जाने वाली मात्रा दे रखी है। जैसा कि प्रारंभ में 10 रुपये प्रति किलो, 20 रुपये प्रति किलो, बाद में 30 रुपये प्रति किलो, 40 रुपये प्रति किलो। ये एक काल्पनिक तालिका है। सिर्फ हमें इसको समझना है कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची होती क्या है। तो हम देख रहे हैं ये विभिन्न कीमतें हैं किसी वस्तु की, और वस्तु कौन सी ली है, हमने आम ली है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब कीमत 10 रुपये प्रति किलो होती है तो आम की 2000 ग्राम डिमांड की जाती है, मांगी जाने वाली मात्रा है 2000 ग्राम। जैसे ही कीमत में वृद्धि हुई तो मांगी जाने वाली मात्रा घटकर कितनी हो गई, 1500 ग्राम हो गई। कीमत बढ़कर 30 रुपये प्रति किलो होने पर 1000 ग्राम, और 40 रुपये प्रति किलो होने पर ये हो गई 500 ग्राम। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक उपभोक्ता, उसके द्वारा जो क्रिया की जा रही है विभिन्न कीमतों पर, तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, उपभोक्ता उस वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें क्या कर देता है, कमी कर देता है। तो इस प्रकार हम ये समझ रहे हैं कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची जो टेबल हमारे सामने तैयार हुई है, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो निश्चित रूप से उपभोक्ता उस वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें क्या करेगा, कमी करेगा, और अगर कीमत घट रही है तो उसमें वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि एक कोई वस्तु आम है, उसकी विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा ये है। तो इसको हमने एक टेबल के माध्यम से, एक सारणी के माध्यम से दर्शाया है, यही व्यक्तिगत मांग अनुसूची होगी। तो इस प्रकार बच्चों बड़ी सरल सी टेबल है, आप अपने हिसाब से भी टेबल बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सिर्फ समझ की बात है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में वो कमी कर देता है, और अगर कीमत घटे तो उसमें वृद्धि कर देता है। तो आप इसको इस प्रकार भी ले सकते हो कि यहाँ 40 ले लिया, कीमत में कमी कर दी 30, 20 और 10। तो आपको यहाँ क्या करना होगा कि जब वस्तु की कीमत में कमी हो रही है तो मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो कि 2000, फिर 3000, 4000, या फिर इस प्रकार लिख सकते हो 500, 1000 ग्राम, 1500 ग्राम, 2000 ग्राम। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी सरल सी टेबल है। इसी टेबल के माध्यम से हम एक वक्र बनाते हैं, एक रेखा चित्र का निर्माण करते हैं, उसको कहेंगे व्यक्तिगत मांग वक्र। किसी एक निश्चित समय पर एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को एक ग्राफ में चित्रित करने पर हमें व्यक्तिगत मांग वक्र प्राप्त होता है। जैसा कि बच्चों ये ऊपर आपको टेबल देख पा रहे हैं, इसको अगर हम एक डायग्राम के अंतर्गत इसको दर्शाएं तो किस प्रकार से एक मांग वक्र हमें प्राप्त होता है। जैसा कि हम ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हमने देखा कि नीचे जो अक्ष है ओ अक्ष, उस पर हमने आम की मात्रा को दर्शाया है। चूँकि वो हमने ग्राम में ली है तो ये ग्राम में है, ठीक है। और यहाँ हमने लंबवत अक्ष पर कीमत को दर्शाया है। चूँकि जो हमने पूर्व में कक्षा 10 में रेखा गणित के अंतर्गत हमने ग्राफ पढ़ा होगा, उसके अंतर्गत हम इसका पैमाना लेते हैं, और पैमाना सबसे अति आवश्यक होता है। तो पैमाना इस प्रकार से हमें लेना होगा, न तो ज़्यादा पैमाना छोटा हो न ज़्यादा बड़ा हो। जैसे मैंने यहाँ पैमाना लिया है 5000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1500 ग्राम, 2000। ऐसा नहीं है कि यही 2000 ग्राम ले लिया तो उस ग्राफ को पढ़ने में, उस ग्राफ को अध्ययन करने में हमें दिक्कत होगी। और न ही छोटा हो, जैसे ऐसा ले लें हम कि 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, और इस प्रकार हम लेते जाएंगे तो हमारा पैमाना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हमने इस टेबल के अनुसार पैमाना लिया है। नीचे जो धरातल अक्ष है, क्षैतिज अक्ष है, जिसे अक्ष भी बोलते हैं, 500, 1000, 1500, 2000, और इस प्रकार हमने यहाँ कीमत ली है, वो ली है 10, 20, 30, 40। जैसा कि हम जानते हैं, हमने ये देखा कि टेबल के अंतर्गत जब कीमत 10 रुपये प्रति किलो होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा 200 ग्राम, 20 पर 1500, 30 पर 1000, 40 पर 500 ग्राम हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार हम ये देखें कि यहाँ जब 10 रुपये कीमत है तो ये कितनी है, 2000, 20 होने पर ये हो गई 1500,
और 30 होने पर यहाँ हम इस प्रकार से बिंदु लगाते जाएंगे और ये अब इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो हमें ये मांग वक्र प्राप्त होगा। डी हमें ये मांग वक्र प्राप्त हुआ है, एक व्यक्तिगत मांग वक्र है, किसी एक उपभोक्ता का है। और हम ये देख रहे हैं कि ये मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का है, नेगेटिव स्लोप का है। इसका पता कैसे चलेगा? तो हम ये देख रहे हैं कि कोई भी अगर वक्र जो ऋणात्मक ढाल का होगा वो कब होगा? जैसा कि हम ये देखें कि यहाँ जब कीमत 10 रुपये है तो कितनी डिमांड की जा रही है? 2000। कीमत बढ़ गई तो इसकी मांगी जाने वाली मात्रा में क्या हो गई? कमी हो गई। तो कोई भी वक्र अगर ऋणात्मक ढाल का होगा तो उसमें क्या होगा कि जो एक अक्ष पर कीमत दर्शाई है और दूसरी वस्तु पर हमने आम की मात्रा को दर्शाई है। अगर कीमत में वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप से मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होगी? कमी होगी। और अगर कीमत घटेगी तो मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। हम यूँ देखें कि अगर कीमत 40 है तो मांग क्या है? 500 ग्राम है। ये 30 होने पर ये 1000। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? कीमत में क्या हुई? कमी हुई। और मांगी जाने वाली मात्रा में क्या हुई? वृद्धि हुई। दोनों में कैसा संबंध? ऑपोजिट संबंध, विलोम संबंध। इसलिए ये मांग वक्र कैसा होगा? ऋणात्मक ढाल का होगा। तो इस प्रकार बड़ी सरलता से हमने समझा एक व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है, एक व्यक्तिगत जो अनुसूची जो टेबल है वो क्या होती है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक उपभोक्ता के द्वारा जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को अगर हम टेबल के माध्यम से और एक डायग्राम के माध्यम से दर्शाते हैं, चूंकि बस ध्यान देने वाली बात यही है, अगर कीमत में वृद्धि होगी तो मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होगी? कमी होगी। और कीमत अगर घट रही है तो मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं बाजार मांग पर। तो बाजार मांग क्या है कि किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं का योग बाजार मांग है। अभी हमने एक उपभोक्ता की बात की। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न जो उपभोक्ता हैं उनके द्वारा जैसे 40 रुपये कीमत है, उस पर ए उपभोक्ता द्वारा क्या डिमांड की गई है, बी उपभोक्ता द्वारा क्या की गई है, सी उपभोक्ता द्वारा क्या की गई है। अब मान लें कि 3 उपभोक्ता है तो इन तीनों के द्वारा की गई जो वस्तु की मांग है उनका योग कर लेते हैं, वो होता है बाजार मांग। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सरल सा है। बाजार मांग अनुसूची क्या होती है? किसी निश्चित समय में सभी उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली जो वस्तु की मात्राओं का योग को हम एक सारणी के रूप में दर्शाते हैं, तो वो क्या होगी? बाजार मांग अनुसूची होगी। इसे हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों कि हमने ये टेबल ली है, तो प्रति किलोग्राम जो कीमत ये दे रखी है, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एक उपभोक्ता और ले लिया हमने। यहाँ ये है ए उपभोक्ता और ये है बी उपभोक्ता। इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि 2 उपभोक्ता हैं और हम यहाँ देख रहे हैं कि 10 रुपये प्रति जो कीमत है उस पर ए उपभोक्ता द्वारा 2000 ग्राम आम की डिमांड की गई है और बी के द्वारा 1500। तो अब यहाँ हम एक सरलता के लिए 2 उपभोक्ता ले रहे हैं। वास्तव में तो देखा जाए विभिन्न उपभोक्ता होते हैं, लेकिन यहाँ हम सरलता के रूप में केवल 2 उपभोक्ता लिया है। तो इस प्रकार यहाँ बाजार मांग क्या होगी? दोनों का योग। तो 2000 प्लस 1500 कितना हो गया? 3500 ग्राम। इस प्रकार 20 रुपये कीमत पर इसके द्वारा 1500 ग्राम, इसके द्वारा 1250 ग्राम, टोटल हो गया 2750 ग्राम। 30 रुपये कीमत पर ये 1000 टोटल 2000, और 40 रुपये कीमत पर 500 और 750 1250। ध्यान देने योग्य बात यही है बच्चों कि यहाँ भी इसकी जब कीमत में वृद्धि हो रही है तो ये भी अपने वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। और बी उपभोक्ता भी क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। और इन दोनों का ये योग हो गया बाजार योग हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ इसको एक डायग्राम के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसमें 2 उपभोक्ता ले लिया हमने, ये ए उपभोक्ता, ये बी उपभोक्ता, और ये इन दोनों का बाजार मांग है। अब हम ये देखेंगे 40 रुपये जब कीमत होती है तो इसके द्वारा कितनी? ये 500 ग्राम, और इसके द्वारा कितनी की जा रही है? हमने देखा था कि 40 रुपये कीमत पर टेबल के अंतर्गत देखें हम तो कितनी की जा रही है? ये देखो 750 ग्राम, और यहाँ इसकी 500 ग्राम की जा रही है।
ठीक है। और 10 रुपये की बात करें, इधर से चलें तो ये 2000 ग्राम और 1500 ग्राम। तो यहाँ हम देखें इस टेबल के अंतर्गत ये 10 रुपये कीमत पर ये तो 2000 हो गई, और इसके द्वारा कितनी 1500, और यहाँ हम देख रहे हैं 2000 प्लस 1500 इनका योग हो गया 3500। तो इस प्रकार 20 रुपये कीमत पर यहाँ हम देखेंगे कि ए उपभोक्ता द्वारा कितनी 1500 और बी उपभोक्ता द्वारा कितनी 1250, और इस प्रकार दोनों के का योग जो बाजार मांग है वो कितना हुआ उसको हम देखेंगे 2750। तो इस प्रकार हम इन दोनों का क्षैतिज योग के द्वारा हमने क्या किया है, ये बाजार मांग वक्र प्राप्त किया है। तो बच्चों किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने ए उपभोक्ता लिया है, पैमाना ले लिया, यहाँ बी उपभोक्ता लिया है, उसका पैमाना ले लिया, और यहाँ दोनों का योग ले लिया, और ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज योग प्राप्त होता है। अर्थात कैसे होता है, क्योंकि 40 रुपये कीमत पर हम देखेंगे कि ए उपभोक्ता द्वारा 500 और बी उपभोक्ता द्वारा 750 ग्राम आम की मांग की जा रही है। तो 500 और 750 का योग यानी 1250 ये यहाँ बिंदु प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो क्षैतिज योग द्वारा हमने यहाँ बाजार मांग वक्र प्राप्त किया है। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि बाजार मांग वक्र क्या होगा, उसको हम देखें। किसी एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को ग्राफ के रूप में चित्रित करते हैं। तो अभी हमने इसको ग्राफ के रूप में देखा है, बड़े सरल सा काम है। 2 उपभोक्ता लिया है, यहाँ आप टेबल अपने हिसाब से बना सकते हो। ध्यान देने योग्य बात यही है कि ये बनाते समय अगर कीमत में हम वृद्धि कर रहे हैं तो मांगी जाने वाली मात्रा में क्या की जाएगी, कमी की जाएगी। अगर यहाँ हम इसमें कीमतों में कमी कर रहे हैं तो मांगी जाने वाली मात्रा में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। और इसी के अनुसार पैमाना लेकर हमें ये जो वक्र है, बाजार मांग वक्र है, उसको तैयार कर सकते हैं। इससे संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इनको आपको हल करना है, अपनी नोटबुक पर नोट आउट करना है, और 1-2 बार वीडियो देखिए। बड़ी सहजता से, सरलता से आपको ये समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे नए वीडियो में, आगे नए टॉपिक के साथ आपके सामने। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।